प्रभात 9th क्लास। बेटे कल आपने लेसन किया था सांवले सपनों की याद, यानी सालिम अली के जीवन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चे। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे ध्यान देंगे। सालिम अली बचपन से ही एयरगन चलाने के शौकीन थे। एक दिन उनकी एयरगन चलने से एक नीले कंठ की गोरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया था। वे उस गोरैया की देखभाल और सुरक्षा खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी पूरी रुचि पक्षियों के बारे में उत्पन्न हो गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। वे पक्षियों की खोज एवं पहचान में दूर दूर तक भटकते रहते थे और उनकी आंखों पर हमेशा दूरबीन चढ़ी रहती थी। यही घटना है जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? यानी ऐसा हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने कहा है ना, पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा। तो सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे मिले थे। केरल की साइलेंट वैली भारत का एकमात्र वर्षा वन है। वहाँ पर वन्य जीवन प्रचुर मात्रा में है। कुछ सरकारी योजनाओं के कार्य करने से इसके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। इससे भारत के सभी पर्यावरण प्रेमी चिंतित हो उठे थे। प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के समक्ष उसके विनाश का चित्र खींचते हुए बताया होगा कि यदि इस वैली को नहीं बचाया गया तो वन के पक्षियों और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। केरल का हरा भरा प्रदेश थार का रेगिस्तान बन जाएगा। उनके विवरण को सुनकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई थीं। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी एवं कवि थे। वे अपने आसपास के वातावरण की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखते थे और समझते थे। वे पक्षियों से प्रेम करते थे। उनके घर की छत पर बैठने वाली गोरैया भी उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी। क्यों? क्योंकि लॉरेंस अपना बहुत सारा समय उस गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया, आप चिड़िया को भी कह सकते हैं, गोरैया भी उनके साथ एक साथी जैसा ही व्यवहार करती थी। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा को लगता था कि छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में उससे भी ज़्यादा जानती है। लॉरेंस खुले हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ भी छिपा कर नहीं रखा था। इसलिए फ्रीडा ने ठीक ही कहा कि पक्षी यानी गोरैया तक उनके बारे में सब कुछ जानती होगी। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यानी अभी मैंने आपको लॉरेंस के बारे में बताया कि लॉरेंस कैसे थे। D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। वे पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और अपनी छत पर बैठने वाली गोरैया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते थे। यहाँ पर सालिम अली भी वैसे ही थे। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका प्रकृति के प्रेम में, प्रकृति के साथ ही बीतता था। वो बिल्कुल लॉरेंस की तरह ही प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे। इसलिए ऐसा लगता है कि वो भी बिल्कुल लॉरेंस की तरह ही थे। और नैसर्गिक जिंदगी, स्वाभाविक जिंदगी, नैसर्गिक जिंदगी कहते हैं स्वाभाविक जिंदगी, जिसमें कोई बनावट ना हो, जिसमें कोई छिपाव या दुराव ना हो। इसीलिए उनकी ज़िंदगी एक खुली पुस्तक के समान थी। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है
कि जो सालिम अली थे वो भी लॉरेंस की तरह ही प्रकृति प्रेमी थे और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अगला देखेंगे बच्चे, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। सालिम अली के बारे में कहा गया है कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, वो यहाँ से जा चुके हैं और लेखक चाहता है कि वो लौटकर दोबारा आ जाएं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कवि ने लेखक ने यहाँ तुलना की है कि जैसे कोई पक्षी अगर मर जाता है, दोबारा कोई कितना भी चाहे कि वो उठकर उनके सपनों के गीत गाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से सालिम अली भी ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे वो लौटकर दोबारा आ जाएंगे, लेकिन हम कितना भी चाहें, लेखक भी कितना ही चाहे कि वो वापस आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता है। तीसरा देखेंगे, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर समुद्र के या सागर के बीच में एक सीमित जगह को, जो ऊंची जगह होती है उसे हम टापू कहते हैं। यानी सागर के अंदर जो थोड़ी सी ऊंची जगह होती है उसे हम टापू कहते हैं, जबकि वो छोटी, उसका दायरा बहुत कम होता है और सागर का दायरा बहुत विशाल होता है। तो बच्चे यहाँ इन दोनों की तुलना में देखेंगे कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली को किसी सीमा में हम बांध नहीं सकते, वो तो एक अथाह सागर की भांति थे, जिसे काम करने के ना जाने कितने अवसर उपलब्ध हुए और ऐसे अवसर उन्होंने लिए। वे हर वक्त काम में लगे रहते थे, वे हर बंधन से मुक्त थे। जिस तरह की सागर होता है, टापू की तरह वो एक निश्चित सीमा में रहना नहीं चाहते थे, वो प्रकृति के साथ हर जगह पर मुक्त रूप से रहना चाहते थे। इसलिए हम उन्हें टापू की बजाय अथाह सागर कहेंगे। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। अब 4 विशेषताएं आप बता सकते हैं। पहले आप देखेंगे, भाषा सीधी सादी और सरल है। लेखक ने उसमें तत्सम और तद्भव अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। फिर से ध्यान देंगे बच्चे, तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा चित्रात्मक है और वर्णनात्मक शैली है, यानी पूरे अच्छे से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ में सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्र खींचते हुए बताया गया कि वह प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। लेखक ने अपने शब्दों में कहा है कि उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वे हमेशा आँखों पर दूरबीन लटकाए पक्षियों की खोज में रहते थे। वे जंगलों, पहाड़ों, झरनों आदि को प्रकृति की नज़रों से देखते थे। वे अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता हुआ सा महसूस करते थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली का जीवन एक पहेली के समान था। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वे प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। केरल की साइलेंट वैली के प्रति उनकी चिंता उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तक खींच कर ले गई थी। सालिम अली एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। वे भ्रमणशील स्वभाव के थे। सांवले सपनों
की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद शीर्षक बिल्कुल सार्थक और उपयुक्त है। यह शीर्षक बिल्कुल रहस्यात्मक है। इसे पढ़कर पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सांवले सपने सांवले सपने कैसे होते हैं आदि। ये सांवले सपने सालिम अली के ही थे। लेखक ने सांवले का एक और संदर्भ दिया है कि आज भी वृंदावन में कृष्ण के चरित्र को याद किया जाता है। यमुना का सांवला पानी उनकी याद दिलाता है। सालिम अली भी वैसे ही मिथक बन गए हैं। उनकी याद सांवले सपनों की याद है। जब सालिम अली के ना रहने पर लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है तो सालिम अली की आँखें नम हो जाती हैं या उनकी आँखों में उनके सपने रहते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। इन्हें बच्चे लिखेंगे और याद करेंगे।